जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा करंट अफेयर्स का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में रेप्लिकेट होंगी चीजें। तो आप इस सेशन को अच्छे से कवर करना, धीरे धीरे मतलब साथ साथ चीजों को दिमाग में अपने बिठाते जाना। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा आपको पीडीएफ वीडीएफ नहीं है, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा चीजें। इससे पहले भी 2 सेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं रिवीजन के, जिसमें हम 24-25 के करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। तो आपके साथ मैंने आज एक प्लेलिस्ट भी मॉर्निंग में शेयर करी थी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन और हियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया का पहला, भारत का पहला राइस एटीएम। सर हमने पैसों वाला एटीएम सुना था, राइस एटीएम कहां से आ गया? तो बिल्कुल इंडिया में पहला राइस एटीएम ओपन हो रहा है। देखो कुछ नहीं है, आपने सुना हुआ है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन मिलता है, आप भी राशन वाली शॉप में जाते हो राशन लेते हो, बस उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जा रहा है कि आप एटीएम के थ्रू जो है वो राशन निकलेगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो इंडिया का पहला राइस एटीएम, इसका नाम पूछ सकता है एग्जाम में, इसका नाम है अन्नपूर्ति। क्या नाम है? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। तो पहली बात तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये ओडिशा स्टेट की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, ओडिशा के भुवनेश्वर में इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, तो पहला रिवाइज हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट करंट था। अब इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है डायबिटीज बायो बैंक। ठीक है, डायबिटीज बायो बैंक, पहले कंसेप्ट समझो फिर बताता हूं क्या करंट है। डायबिटीज बायो बैंक देखो कुछ नहीं है, मतलब एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें क्या होता है कि बंदे के सैंपल लिए जाते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ले लिया, टिश्यू ले लिया किसी का, जैसे हमारे सैंपल्स लिए जाते हैं जब हमें टेस्ट किया जाता है। तो डायबिटीज बायो बैंक में भी क्या किया जाएगा, बेसिकली सैंपल्स लिए जाएंगे उन इंडिविजुअल्स के जिनको डायबिटीज है, फिर उनकी स्टडी की जाएगी, क्योंकि आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, करंट क्या कि हमारी कंट्री का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर खुल रहा है? तो चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसको कौन बनाया? जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक ओपन करेगी। कहां पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। क्या होगा डायबिटीज बायो बैंक में? डायबिटिक पेशेंट के सैंपल्स वगैरह लिए जाएंगे ताकि रिसर्च में काम आ सके चीजें। ठीक है, तो आपको पता, देखो जो कंट्री में फर्स्ट चीज होती है ना, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसी के रिलेटेड इंडिया के फर्स्ट का कंसेप्ट देख लेते हैं। इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, जीरो वेस्ट मतलब कोई वेस्ट नहीं हुआ यहां पर, तो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इंडिया का पहला कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का जो एयरपोर्ट है, आपने सुना होगा देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है, कहां पर है? इंदौर में। इंदौर में जो देवी अहिल्याबाई के नाम पे रखा गया है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है कहां पर है? इंदौर का। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है, तो ये याद कर लेना। इंदौर एयरपोर्ट भी आ सकता है एग्जाम में, या पूरा नाम आ सकता है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है, ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। ठीक है, एक ऑलरेडी मैंने शायद आपको ये पढ़ाया, बट रिवाइज करवा देता हूं। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग, ठीक है, वापस से रिफ्यूल करवाने, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू यहां पर चलेंगी चीजें, और रिफ्यूल करने के लिए स्टेशन जो है इंडिया का पहला बना है। कहां पर बना है? ये बना है लेह लद्दाख में। ठीक है, कहां पर बना है? लेह लद्दाख में। किसके लिए बनाया गया है? एनटीपीसी के लिए बनाया गया। और किसने बनाया है? अमरा राजा इंफ्रा कंपनी, उसने सेटअप किया। ये नहीं पूछेगा किसने सेटअप किया है, जैसे याद कर लो, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहां पर है? लेह लद्दाख में है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताऊंगा। एशिया का पहला, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये पूरे एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन कहां पर हो रहा है? पहले समझो कि बेसिकली ये कहां पर हो रहा है, फिर मैं बताता हूं हाइपरलूप होता क्या है। तो एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन कहां पर हो रहा है? बेसिकली आईआईटी मद्रास करवा रही। कहां पर हो रहा है? आईआईटी मद्रास में हो रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आप देखो बेसिकली हाइपरलूप कंपटीशन में होगा क्या? कुछ नहीं है, ये एक, इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड लेवल के टैलेंट्स हैं उनको हम लाएंगे, इंडस्ट्री के लीडर्स को, रिसर्चर्स को यहां पर लाएंगे, ताकि जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है उसको हम
जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें। अब सर ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होती है? हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक तरह की मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रोड्स, रेलवेज, आपकी शिपवेज है, इसी तरह एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसको बोलते हैं हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन। इसमें पता क्या होता है? इसमें हम हाई स्पीड ट्रेन चला सकते। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दूं, इस वैक्यूम के अंदर अगर मैं ट्रेन चलाऊं, तो यहां पर अगर एयर भी ना हो बाहर, क्या समझो, ध्यान से सुनो, तो एयर का रेजिस्टेंस भी मैं खत्म कर रहा हूं, तो एक वैक्यूम खाली कंडी, देखो जहां पर भी रेजिस्टेंस होगा वहां पर चीज फुल स्पीड से नहीं चल सकती, जहां पर कोई रुकावट नहीं है वहां पर वो फुल स्पीड में चलेगी। तो बेसिकली हाइपर लूप मतलब एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करे, उसके अंदर ट्रेन को चलाओगे तो हम माना जाता है कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी ट्रेन चल सकती है। तो इसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली रिसर्चर्स को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। तो एशिया की पहली ग्लोबल हाइपर लूप कंपटीशन कहां पर हो रहा है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर, समझ आ गया इंडिया में पहली पहली कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं? एक बार लास्ट पे रिवाइज भी करवा दूंगा। बाकी देखो, अभी आपको पता है जो दिल्ली में रिजल्ट हुए हैं, बीजेपी जीती है वहां पर, तो फर्स्ट सीएम जो बीजेपी सीएम जो है कौन बना है वहां पर? ठीक है, बीजेपी सीएम बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता बनी है। फर्स्ट में इसलिए बोल रहा हूं इनको, इसलिए बोल रहा हूं कि पहली बार एमएलए भी बनी और वहां से साथ में ये बीजेपी की सीएम भी बन गई वहां पर दिल्ली में। तो ये याद कर लें, इनका नाम अच्छे से याद कर लेना। रेखा गुप्ता जो है एट प्रेजेंट सीएम है दिल्ली के। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। और ये भी पूछा जा सकता है ये कहां से एमएलए जीते थे? तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो थी शालीमार बाग। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती थी और इनको अभी सीएम बनाया गया। ठीक है, बाकी आपको पता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, इसके बारे में तो बताना मतलब आपको इतना तो पता होना चाहिए। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है इस बार की? डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट करंट है। डी गुकेश जो है इन्होंने इस बार जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। किसको हराया है? बेसिकली ये इंडिया के हैं, तो किसको हराया इन्होंने? चाइना के प्लेयर को, जिनका नाम था डिंग लीरिन। इसको हरा के ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बने और यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ये भी चीज याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो देखो मैं आपको स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स के बारे में भी आज के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पैरा ओलंपिक्स जो हुए हमारे, पैरा ओलंपिक्स, पहले उनकी बात करें। पैरा ओलंपिक्स मतलब जो पैरा एथलीट जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, विकलांगजन जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो पैरा ओलंपिक्स आ जाता है। पैरा ओलंपिक्स जो है बेसिकली कहां पर हुए? पेरिस में हुए। ठीक है, और दूसरे भी पेरिस में हुए हैं 2024 में। तो पैरा ओलंपिक्स पेरिस में हुए बेसिकली 2024 के। इसमें क्या हुआ? इंडिया को कितने मेडल मिले? इंडिया को 29 मेडल्स मिले। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया को कितने मेडल मिले? 29, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रोंज थे। ठीक है, तो 7 गोल्ड मिले हैं, टोटल 29 मेडल मिले हैं इंडिया को पैरा ओलंपिक्स 2024 में। ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है, अब सारे तो आप मेडल्स याद नहीं करोगे किसको क्या मिला, बट गोल्ड किस किस को मिला है वो 7 पर्सनैलिटी याद कर लो। मैं नाम बोलता हूं, एक अवनी लेखारा जी को मिला। अवनी लेखारा ये तो बहुत फेमस हुए थे जब इनको मिला था। तो अवनी लेखारा को मिला शूटिंग के लिए। ठीक है, शूटिंग के लिए इनको गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद दूसरा गोल्ड मेडल किसको मिला? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को मिला बैडमिंटन के लिए। ठीक है, नीतीश कुमार को मिला बैडमिंटन के लिए, दूसरा नाम आप ये याद रखोगे। तीसरा मेडल किसको मिला? सुमित अंटिल को। किसको मिला? सुमित अंतिल को मिला। सुमित अंतिल को मिला, ये भी जैवलिन थ्रो बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एथलेटिक्स में आ गया, तो बेसिकली एथलेटिक्स में इनको जैवलिन थ्रो के लिए मिला सुमित अंतिल को। ये नाम भी आपने याद रखना है। उसके बाद गोल्ड किसको मिला? उसके बाद हरविंदर सिंह को भी गोल्ड मिला। किसको मिला? हरविंदर सिंह को भी गोल्ड मिला। किसके लिए मिला? आर्चरी के लिए मिला। किसके लिए मिला? आर्चरी के लिए मिला, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद गोल्ड मिला धर्मवीर को। किसको मिला? धर्मवीर को मिला। इनको किसके लिए मिला? एथलेटिक्स के लिए मिला। और गोल्ड किसको मिला? और गोल्ड मिला प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार को भी एथलेटिक्स के लिए मिला। और लास्ट गोल्ड मिला नवदीप सिंह जी को। नवदीप सिंह जी, ये आपने देखा था, नवदीप सिंह जी को गोल्ड मिला जैवलिन थ्रो के लिए। ठीक है, तो नवदीप सिंह जी का नाम अवनी लेखारा और सुमित अंटिल, ये पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये याद कर लेंगे, सारे ही आपको पता होंगे। देखो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं। अवनी लेखारा शूटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला। दूसरा मैंने नीतीश कुमार बताया बैडमिंटन में, इनको गोल्ड मेडल मिला। तीसरा मैंने आपको बताया सुमित अंटिल एथलेटिक्स में, ये भी जैवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको गोल्ड मिला। उसके बाद मैंने आपको बताया बेसिकली हरविंदर सिंह जी को आर्चरी के लिए गोल्ड मिला। उसके बाद मैंने आपको बताया धर्मवीर को एथलेटिक्स के लिए गोल्ड मिला। फिर मैंने आपको बताया बेसिकली प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स के लिए गोल्ड मिला। नवदीप सिंह के लिए भी एथलेटिक्स के लिए गोल्ड मिला। तो ये आपने नाम जो है याद कर लेना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 7 गोल्ड जिन जिनको मिला है वो हमने पैरा ओलंपिक्स के कवर कर लिए, और मैं आज के लेक्चर में आपको ओलंपिक्स के बारे में भी कुछ चीजें बता दूंगा। ठीक है, देखो रिवीजन सेशन में ऐसा ही होता है।
अब अगर यही करंट अफेयर्स आपको मुझे पढ़ाने हो ना, तो मैं चाहूं तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी 15-15 मिनट की 30 वीडियो ले आऊं, तो क्या फन है, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं दिन का एक लेक्चर से ज्यादा आपको नहीं दे सकता। और मुझे आपको इंग्लिश भी पढ़ानी है, कंप्यूटर भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, प्लस आप बोलते हो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की भी रिवीजन करनी है। तो फिर वो तभी होगा अगर मतलब मुझे जल्दी जल्दी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, बट मैं इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ता नहीं हूँ। बेशक जल्दी में पढ़ाऊंगा, आपके पास ऑप्शन है कि आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हो, बट मेरे पास यही है कि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताऊं। बाकी एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, शेयर भी करा करो जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि जो हमारा इनिशिएटिव है वहां तक पहुंचे जहां तक हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में मूव करते हैं। देखो आपको पता है जब कोविड आया था तो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी ना सबने, कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी सबने, सबको पता है कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी, जिसको किसने बनाया था, एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एक कोविशील्ड वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट में बेसिकली एक डिसीज उभर के आ रही है, उसका नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका नाम है थ्रोम्बो, क्या नाम है, थ्रोम्बो साइटोपिनिया, साइटोपिनिया सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, तो बेसिकली कोविशील्ड वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट के रूप में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम आ रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बेसिकली कुछ नहीं होता, जब हमारे देखो प्लेटलेट्स बनती है ना, प्लेटलेट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर लगी, तो आपको पता है वो खून खुद ब खुद थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब प्लेटलेट्स बनते हैं बोन मैरो में, अगर आपके बोन मैरो में प्लेटलेट्स ज्यादा नहीं बन रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है ना। तो बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यही होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपका जो बोन मैरो है वो इनफ प्लेटलेट्स नहीं बनाता, तो अगर आपको कट लग जाता है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आ रही है। ये कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाली जो डिसीज है वो देखने को मिल रही है, ये चीज आपने याद कर लेनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मे बी एग्जाम में पूछा जा सके। अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम अपॉइंट करी थी, बेसिकली अप्रूव करी थी, उसका नाम था PMJUGA। ये स्कीम के बारे में याद कर लें। JUGA स्टैंड फॉर, J स्टैंड फॉर जनजातीय, J स्टैंड फॉर जनजातीय, मतलब ट्राइबल की बात हो रही है। U स्टैंड फॉर उन्नत, जनजातीय उन्नत, ठीक है, जनजातीय उन्नत। G स्टैंड फॉर ग्राम, A स्टैंड फॉर अभियान। ठीक है, आपको याद हो गया, आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली पहली बात तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ये स्कीम किसके लिए है, तो ये स्कीम ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। देखो कुछ नहीं है, इस स्कीम में हम क्या करें, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनके लिए हम बेसिकली अच्छा घर मिले उनको, ठीक है, पक्का हाउस मिले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही उनको पक्का घर मिल जाए, फिर जैसे जल जीवन मिशन के तहत उनको टैप्ड वाटर मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल जाए, जो हमारी स्कीम चल रही है। तो बेसिकली सारी स्कीम जो ऑलरेडी चल रही है उनका बेनिफिट हम ट्राइबल्स को पहुंचाना चाहते हैं अंडर द स्कीम PMJUGA, मतलब प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। दिस स्कीम इज रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटीज, इतना याद कर लेना, मे बी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश, ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, इसी तरह हमारा इस बार जो है 45th जो चेस ओलंपियाड हुआ, 45th चेस ओलंपियाड हुआ। पहली बात पूछ सकता हुआ कहां पे, तो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। बुडापेस्ट कहां पर है, हंगरी में। ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। इसमें किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। इंडिया ने इसमें दोनों कैटेगरी में जीता है, ओपन कैटेगरी में भी इंडिया ने जीता है और वुमेन कैटेगरी में भी इंडिया ने जीता है, ये याद कर लेना। तो 45th चेस ओलंपियाड जो हुआ बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी में, उसमें इंडिया ने ओपन कैटेगरी में भी जीता है और वुमेन कैटेगरी में भी इंडिया ने जीता। और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप तो मैं आपको बता चुका हूं, डी गुकेश जीते। और अभी रंगनाथन आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने डी गुकेश को भी हराया ना अभी पीछे मैच में किसी। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश जीते हैं और वो यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। तो ये चीज ना अपने दिमाग में बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इंडिया अपना पहला वीनस पे मिशन भेजेगा, किस पे भेजेगा, वीनस पे मिशन भेजेगा। ठीक है, वीनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं ना आई थिंक, तो इस मिशन का नाम है शुक्रयान मिशन। क्या नाम है, शुक्र यान 1 मिशन। क्या नाम है, शुक्रयान 1 मिशन, इसको बोलेंगे वीनस ऑर्बिटर मिशन। क्या नाम है, वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, सबसे पहली बात एग्जाम में पूछा है कि इंडिया अपना वीनस मिशन कब भेजेगा, तो इसको इसरो लॉन्च करेगा 2028 में। ठीक है, तो शुक्रयान 1 पहला वीनस मिशन जो है, ये जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान 1 इसका नाम होगा, ये कब लॉन्च होगा, इसको लॉन्च करेगा इसरो, कब लॉन्च करेगा, 2028 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की रेलिवेंस पता है कितनी है,
जिसने अभी क्लास देख रहा है, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जेकेपीएससी का एग्जाम दिया होगा, अभी केएस का जो एग्जाम हुआ था, उनका जो पेपर 1 जब मैं गो थ्रू कर रहा था उनके पेपर 1 में, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था बेसिकली कि इंडिया अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब लॉन्च करेगा, मतलब हम कब स्टार्ट करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो उसको स्टार्ट करने में डिफरेंट ईयर दिए थे, उसका आंसर था 2028। 2028 में हम स्टार्ट करेंगे, मतलब अपना पहला मॉड्यूल जो भेजेंगे। हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं ना, अभी हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट है, तो हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो 2028 में उसका पहला मॉड्यूल जाएगा, और हमने ऐसा प्लान किया कि हम 2035 तक कंप्लीट कर लेंगे। बट उन्होंने पूछा था बेसिकली कि कब जो है लॉन्च होगा, तो इसरो लॉन्च करेगा 2028 में। तो भारतीय अंतरिक्ष बेसिकली हमारा जो स्टेशन, ये चीज याद कर लेना, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो अब वीनस मिशन सबसे पहली बार भेजा जा रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो वीनस ऑर्बिटर मैंने 2028, और मैंने आपको क्या बताया, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी 2028 में लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये याद करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आज के सेशन में जो भी करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, आई थिंक VLW का था एग्जाम, उस एग्जाम से पहले मैंने एक दिन करंट अफेयर सेशन लिया था, मैंने बच्चों को बताया था कि जो 4th नंबर पे देखो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, किसको मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट किसको मिला है, बेसिकली ये देता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, किसको मिला है, श्रीनगर को मिला है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर को मिला है। ठीक है, ये 4th नंबर पे बनी है ऐसी सिटी जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट मिला है। ये कौन देता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इससे पहले किन 3 को दिया हुआ है, जयपुर को दिया हुआ है, ठीक है, ममल्लापुरम को दिया हुआ है, ममल्लापुरम को दिया हुआ है, और तीसरे नंबर पे मैसूर को दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों को पहले दिया हुआ था, अब चौथे नंबर पे श्रीनगर सिटी को दिया गया। मैंने उस टाइम बच्चों को बोला था कि आपको क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि श्रीनगर को सिर्फ मिला है, तो ऐसा नहीं है, श्रीनगर से पहले भी 3 को मिला हुआ है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट यही आई थी। दूसरी स्टेटमेंट ये आई थी, इन्होंने तीनों में से एक का, आई थिंक मैसूर की जगह हैदराबाद दे दिया था, या कुछ नाम चेंज था, तो बेसिकली कुछ चेंज किया था इन्होंने, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली कि जयपुर की जगह उदयपुर दे दिया था, बट क्वेश्चन पूरा ऐसा आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड क्राफ्ट जो सिटी सर्टिफिकेट है वो श्रीनगर सिटी को मिला है। इससे पहले 3 सिटीज को मिल चुका है, जयपुर राजस्थान में, ममल्लापुरम तमिलनाडु पे, और मैसूर कर्नाटका की स्टेट है। ये आपको पता कौन देता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देता है। क्या सर्टिफिकेट का नाम क्या है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो अभी कुछ अवार्ड दिए गए हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, विज्ञान रत्न पुरस्कार। क्या नाम था इनका, विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये डिफरेंट कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अब सारे आपको याद नहीं रखने, इसमें कैटेगरी होती है, जैसे एक हो गया विज्ञान रत्न पुरस्कार, एक हो गया विज्ञान श्री दिया गया, एक है विज्ञान युवा दिया गया, विज्ञान टीम अवार्ड। तो देखो ये याद कर लो कि विज्ञान टीम अवार्ड किसको मिला है, तो विज्ञान टीम अवार्ड बेसिकली मिला है किसको, जो चंद्रयान 3 की टीम थी ना उसको मिला है, चंद्रयान 3 की टीम जो है उसको विज्ञान टीम अवार्ड मिला है। ठीक है, बाकी विज्ञान श्री 13 साइंटिस्ट को मिला, विज्ञान युवा 18 यंग साइंटिस्ट को मिला, वो याद नहीं रखना आपको किसको मिला है। बट विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ये एक ही पर्सन को मिला है, और ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये किसको मिला है, गोविंद राजन, क्या नाम है इनका, गोविंद राजन पद्मनाभन, पद्मनाभन। ठीक है यार, खतरनाक नाम है। ठीक है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला, और विज्ञान टीम अवार्ड चंद्रयान 3 की टीम को मिला। ठीक है, तो ये चीज आपने याद कर ली, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, तो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हो जाता है। नेशनल साइंस डे के, स्पेस डे के उपलक्ष्य में ये दिया जाता है, नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ अवार्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे, बट मैंने नेशनल फिल्म अवार्ड आई थिंक आपको नहीं पढ़ाए थे। देखो एक चीज याद कर लेना कि जो मैंने अभी आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर करी है ना, उसमें कुछ मैंने स्मॉल वीडियोस 10-10 15-15 मिनट की, जैसे आईफा पढ़ा दिया या कुछ और पढ़ा दिया, ओलंपिक्स वगैरह, उन वीडियोस को देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी करंट अफेयर की मैंने वीडियोस डाल दी, आई थिंक 18 एक वीडियो हो गई वहां पर, वो सारी ही 2024-25 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप उनको मिक्स नहीं करोगे, आप 2x करके 1.5x करके जैसा करके उसको सुन लोगे। ठीक है, चीजें रिपीट होंगी तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर जितना रिवाइज हो उतना बेटर रहता है, एग्जाम में चीजें भूल जाती हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए बेसिकली इस बार के 70th नेशनल फिल्म अवार्ड थे 2024 के दिए गए। इसमें बेसिकली बेस्ट फीचर फिल्म, ऐसे तो बहुत अवार्ड्स दिए गए बट सारे तो नहीं मुझे लगता इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है, उसका नाम था आत्म। कौन सी रही है, आत्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म रही है हमारी आत्म, ये आपने याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद अगर बेस्ट एक्टर जो है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो आप सबने अगर कंतारा मूवी देखी होगी, उसमें जो एक्टर है ऋषभ शेट्टी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, तो ऋषभ शेट्टी को कंतारा मूवी के लिए बेसिकली बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, नित्या मेनन को मिला है। किसको मिला है, नित्या मेनन, नित्या मेनन, ये नाम याद कर लो, नित्या मेनन और मानसी मानसी पारेख, ठीक है, तो ये नाम याद करो, नित्या मेनन और मानसी पारेख, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, मिला है सूरज, किसको मिला है, सूरज भरजात्या को, सूरज भरजात्या को मिला है। इनकी मूवी कौन सी है, ऊंचाई के लिए, कि ऊंचाई के लिए सूरज भरजात्या को मिला, ठीक है। कुछ नहीं है, 3-4 चीजें मैंने आपको बताई सिर्फ, ऐसे तो बहुत कुछ दिया गया यहाँ पर। देखो एक तो याद कर लेना, इस बार का दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2024 का, किसको मिला है, आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बढ़ाया था और मैंने बोला भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म आतम, बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, मानसी पारेख, बेस्ट डायरेक्टर जो है सूरज बरजात्या फॉर ऊंचाई के लिए इनको मिला है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आई होप कुछ चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट इस बार क्या हुआ, देखो आपको पता है ना, लद्दाख में पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थी ना, एक डिस्ट्रिक्ट थी लेह और दूसरी डिस्ट्रिक्ट थी कौन सी, कारगिल, ठीक है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट थी। अभी 5 डिस्ट्रिक्ट और अनाउंस हुई, ठीक है, अप्रूव किया गया होम मिनिस्टर द्वारा 5 डिस्ट्रिक्ट, आपने सुना होगा। तो ये कौन कौन सी 5 डिस्ट्रिक्ट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यार, इंपॉर्टेंट लग रहा है। यंसकर डिस्ट्रिक्ट एक होगी, एक द्रास होगी, एक शम होगी, एक नुब्रा होगी और एक होगी छैंगथैंग, ठीक है, छैंगथैंग। देखो यार, यंसकर रिवर फ्लो करती है, आपको याद रहेगा, द्रास वाला भी याद रहेगा, नुब्रा भी रिवर है, ठीक है, ये तो याद रहेंगे। शम आप याद कर लेना, छम वाले, ठीक है, जम्मू अखनूर वाले छम वालों को तो शम नहीं बोलेगा। छैंगतान, ये तो नाम ही लग रहा है ऐसे, ठीक है, लद्दाख वाला नेम, तो छैंगतान। तो ये 5 नाम याद कर लो, लेह और करगिल को ऐड करके। अब कितनी डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, 7, 2 पहले, 5 अभी जो अप्रूव्ड हुई है, यंसकर, द्रास, शम, नुब्रा और छैंगतान, ठीक है। ये तो चीजें बोलने वाली नहीं है, कुछ इतना इसमें मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब इधर से ही जुड़ती मिलती एक और चीज बता देता हूं। देखो अभी ना, पहले होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती थी, जब आप रिटायर हो जाते तो आपको एक फिक्स पेंशन मिलती थी, फिर उसको हटा के एक न्यू पेंशन स्कीम आई, कोई फिक्स पेंशन नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें आपके पैसे कटे, यहाँ पे पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती थी। अब इन दोनों के कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव थे, इन दोनों को मिला के गवर्नमेंट जो है एक नई स्कीम ला रही है, जिसका नाम है बेसिकली, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, यूनिफाइड, क्या नाम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कौन सी स्कीम आ रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये बेसिकली 1 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट। इसमें क्या है, इन दोनों का भी ले आए। ओल्ड पेंशन स्कीम में जैसे फिक्स पेंशन मिलती थी, यहां पर भी फिक्स पेंशन मिलेगी। और न्यू पेंशन स्कीम से हमने क्या उठाया है कि न्यू पेंशन स्कीम में कुछ इंप्लॉय का पैसा कटता है, कुछ गवर्नमेंट देती है। ओल्ड पेंशन में ऐसा नहीं होता था, तो न्यू पेंशन में कुछ इंप्लॉय का कटता था, कुछ गवर्नमेंट देती थी। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी यही होगा, कुछ इंप्लॉय का कटेगा, कुछ गवर्नमेंट देगा। देखो कुछ चीजें ओल्ड पेंशन से उठाई, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में फिक्स पेंशन मिलती थी, अब न्यू पेंशन स्कीम में फिक्स पेंशन नहीं थी। अब इसने क्या किया, दोनों के कुछ चीजें उठा ली, जैसे यहां से फिक्स पेंशन उठा ली और यहां से ये पॉइंट उठा लिया कि पैसा इंप्लॉय का भी कटेगा और गवर्नमेंट का भी कटेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या बोला है, कितनी पेंशन मिलेगी, तो 50% पेंशन मिलेगी। किसका 50%, देखो फॉर एग्जांपल मैं रिटायर हो रहा हूं 62 ईयर्स की एज में, तो जो 62 मेरा ईयर होगा, ध्यान से सुना, जो 62 ईयर होगा, मैं 61 से 62 के बीच में जो ईयर होगा, उसके 12 महीने, उन 12 महीने में जितनी मैंने पे ली होगी, उस बेसिक पे का, उस टाइम जो मेरी बेसिक पे होगी, उसका 50% जो है मुझे क्या मिलेगा, एज अ पेंशन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं पूरी सर्विस, मिनिमम सर्विस अगर मेरी 25 साल है, मतलब मिनिमम अगर मैंने 25 साल सर्विस कर ली है, तो लास्ट ईयर जब मैं रिटायर होऊंगा, उस साल मेरी जो बेसिक पे होगी, उस बेसिक पे का 50% मुझे फिर हर महीने पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। बेसिक पे क्या होता है, डीए ये तो नहीं बताऊंगा, अब ये इतना याद कर लो कि 50% जो है आपका लास्ट ईयर की, जो आप जो मंथली बेसिक जो है आपकी होगी, उसका 50% आपको एज अ पेंशन मिलेगा। बट आपकी मिनिमम सर्विस 25 ईयर होनी चाहिए। बट अगर मान लो किसी की मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस 10 साल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10 साल सर्विस की हुई है, तो अगर उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, तो क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, उसको जो है मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए मिलेगी, ठीक है। बट 10 साल से कम अगर आपने सर्विस की, आप रिटायर हो, फिर कुछ नहीं। 10 साल अगर आपने मिनिमम सर्विस की हुई है,
ठीक है। अगर मिनिमम आपने 10 साल सर्विस की हो तो उसके बाद 10,000 पर महीना आपको पेंशन मिलेगी। ये भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बोला है। और क्या, फॉर एग्जांपल फैमिली की पेंशन की भी बात है। फॉर एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं अगर मैं रिटायर हो जाता हूं एक पॉइंट के बाद, तो उस रिटायरमेंट के बाद अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है मेरी फैमिली जो है उसको 60% मिलेगी। कौन सी, मेरी पेंशन के, ठीक है, जो मैंने पेंशन ली होगी उस पेंशन का 60% जो है उस मेरी फैमिली किसी जो भी नॉमिनी में करूंगा डिक्लेयर, उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो 60% मिलेगा। कुछ नहीं है यार, चार चीजें तो याद रखनी है। पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें फिक्स पेंशन थी, फिर एक न्यू पेंशन स्कीम आई जिसमें फिक्स पेंशन का कुछ नहीं था। तो बेसिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमने बताई जिसमें दोनों का बेनिफिट उठाया। उसमें हमने क्या बोला, फिक्स पेंशन मिलेगी। ठीक है, अगर आपने मिनिमम 25 साल जो है सर्विस की हुई है तो आप जो लास्ट साल में जो पैसा ले रहे हो उसकी जो बेसिक पे बनेगी उसका 50% आपको एज अ पेंशन मिलेगा। और अगर आपने मिनिमम 10 साल सर्विस किया तो आपको उससे ऊपर 10,000 रुपया तो पर मंथ पेंशन मिलेगा। और फैमिली पेंशन क्या होगी, 60% ऑफ द लास्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो जाती है पेंशनर की तो 60% उसकी पेंशन का जो होगा, जो लास्ट उसने पेंशन ली होगी उसका 60% उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा जो उसने नॉमिनी डिक्लेयर किया होगा। ये आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। अगर नहीं समझ आएगा एक बार रिवाइंड करके देखना, तब भी समझ नहीं आएगा तो गूगल से कहीं पढ़ लेना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर होती है ना, एट प्रेजेंट जो बेसिकली इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 43 है। कितनी है, 43। मैं सारी नहीं पढ़ाऊंगा, बट अभी रिसेंट जो एडिशन है इसी साल में हुई है वो आपको याद रखनी है। तो चेराइडियो मोइडम्स जो है, चेराइडियो मोइडम्स बेसिकली ये ब्यूरियल साइट्स हैं। कहां पर, असम में। ठीक है, असम में ब्यूरियल साइट है, मतलब जहां पे मतलब ऐसे राजा महाराजाओं को बेसिकली ब्यूरी कर देते थे, तो वो असम की जो चेराइडियो मोइडम्स हैं, ब्यूरियल साइट है, बेसिकली अहोम किंगडम को बिलोंग करती हैं। तो उसको एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, 43rd नंबर की बनी है। इससे पहले 42nd नंबर पे कौन सी थी, होयसाला टेम्पल कर्नाटका के। होयसाला टेम्पल किसके, होयसाला टेम्पल जो है कहां पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, इनको डिक्लेयर किया था। उससे पहले जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल में 41st नंबर पे वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन जो है, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की चीजें रखी हैं, शांति निकेतन जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रिसेंट एडिशन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो 43rd वाली चोराइडियो मोइडम असम के अहोम किंगडम, 42nd होयसाला टेम्पल जो है वो ऐड किए गए। ठीक है, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल, एससीओ समिट हुआ था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था 2024 का। कहां पर हुआ था, अस्ताना में हुआ था। अस्ताना कहां पर सर, कजाकिस्तान में होता। ऐसे पूछ लेता है यार इसकी मीटिंग कहां, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कॉप की मीटिंग कहां कहां पर हुई है। अगर देखो यार ये करंट अफेयर की पूरी सीरीज है, अगर आप बीच में उठ के आगे एक लेक्चर देखा है पीछे वाले नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने सारे देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी जो रिवीजन सेशन की मैं 3 सेशन डाल चुका हूं, एटलीस्ट वो तो पहले कवर करो, ये तीसरा सेशन है उसका। तो एससीओ की अस्ताना कजाकिस्तान में 2024 की हुई एससीओ की मीटिंग। बेसिकली इसमें हमें क्या याद रखना है बस, और 2023 की, इससे पिछले साल की इंडिया में हुई थी, ये याद कर लो। और 2025 की चाइना में होनी है। एक आगे पीछे पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एससीओ के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको बताया था अंजी खाद ब्रिज जो चेनाब वाला बना। ठीक है, उसके बाद एक मैंने साउथ का ब्रिज बताया था। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पूछ लेता है। तो इंडिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा, ठीक है, लंबा भी और बड़ा भी, ठीक है, अर्बन एरिया में जो टनल बना है वो कौन सी स्टेट में बना है, तो महाराष्ट्र में बना है। कहां पे बना है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने बनाया इंडिया का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल, अर्बन एरिया में टनल। तो किसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है इसकी, 11.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, पीएम मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, अभी ये बनेगा। ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल कहां पर बन रहा है, महाराष्ट्र में, 11.8 किलोमीटर बेसिकली इसकी लेंथ होगी। और महाराष्ट्र में इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रखा है। ठीक है, तो सूदन से एक बात याद आई, प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन बेसिकली कौन है, अभी नए यूपीएससी चेयरमैन, तो यूपीएससी की चेयरमैन है, तो ये नाम याद करना, यूपीएससी की चेयरमैन है प्रीति सूदन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, कुछ और पढ़ाऊंगी आज, बस करूं नहीं, एक दो चीजें और कर लेते हैं। ऑल दो बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के रखे हुए हैं। आज मैंने बहुत मेहनत करी थी आपके लिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे ऊपर हवाई जा रहा है चीजें। तो एक सेशन वो ले आएंगे, कोई बात नहीं। बट मैंने आपको बोला था, मैंने पैरा ओलंपिक्स पढ़ाया है, तो मैं ओलंपिक्स भी बताऊंगा। तो ओलंपिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लो। ठीक है, ओलंपिक्स किस कहां पर हुए, ओलंपिक्स हुए पेरिस में। कहां पर हुए, ओलंपिक्स हुए पेरिस में 2024 के। इंडिया की मेडल टैली में रैंक कितना है, 71st रैंक। देखो मैं यहां पर ओलंपिक्स में इंडिया की मेडल टैली में रैंक बता रहा हूं 71। आप मुझे बताओगे पैरा ओलंपिक्स में इंडिया कौन से रैंक पे आया। ठीक है,
देखो ध्यान से, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, मैंने वहां पर नहीं बताया, मुझे भूल गया, बट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो देख लेना। ओलंपिक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी आई? 71st में आई। जो इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हम 48 रैंक पे, तो हमारी रैंक और खराब हो गए, ठीक है। बट इंडिया को इस बार कितने बेसिकली मिले, कितने मेडल्स मिले? इंडिया को 6 मेडल्स मिले। ओलंपिक्स में कितने मेडल मिले? 6 मेडल्स मिले, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 6 मेडल मिले और ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। देखो सबसे पहले तो सिल्वर देख लो, एक सिल्वर मिला है, 5 ब्रॉन्ज मिले, एक सिल्वर मिला है, 5 ब्रॉन्ज मिले, इतना तो आप याद कर सकते हो। तो जो एक सिल्वर मिला वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है? नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी को आप सब जानते हो, ठीक है, जैवलिन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैवलिन में, मेंस जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को मिला, ठीक है। उसके बाद मनु भाकर, ये बहुत हाईलाइट हुआ था, तो मनु भाकर जो है इनको बेसिकली शूटिंग में कौन सा मिला? ब्रॉन्ज मिला, ठीक है। इन्होंने इंडिविजुअली भी ब्रॉन्ज जीता, और जब इन्होंने इंडिविजुअली मिक्स्ड टीम में खेला, मिक्स्ड टीम में किसके साथ खेला? सरबजोत सिंह के साथ, तो सरबजोत सिंह प्लस मनु भाकर, ये मिक्स टीम में जब इन्होंने खेला तो तब भी इनको कौन सा मिला? इनको ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। कौन सा मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो एक चीज और याद कर लेना, मनु भाकर जो है पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने एक ओलंपिक शूटिंग में मेडल जीता है, पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर के बारे में 2-3 चीजें देख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग में मेडल जीता है, और दूसरी बात पहली एथलीट बनी है, मतलब ओवरऑल पहली एथलीट बनी है इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, जिसने 2 मेडल जीते हैं सिंगल गेम में। किसमें? एक तो सिंगल में जीता ब्रॉन्ज मेडल, और दूसरा टीम में भी जीता। सरबजीत सिंह, मैंने आपको बताया, सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने जब एक एज अ टीम खेलते हैं तब भी इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग में, ठीक है। और ब्रॉन्ज किसको मिला? और ब्रॉन्ज मिला बेसिकली स्वप्निल कुसाले को। किसको मिला? स्वप्निल कुसाले जी को मिला, ठीक है, ब्रॉन्ज में। इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला, इन्होंने भी बेसिकली मेंस राइफल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला मेंस हॉकी में, ठीक है, मेंस हॉकी में, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद अमन शहरावत, अमन सहरावत, ठीक है, ये पुष्पा 2 वाले नहीं है, अमन शहरावत जो है इनको भी ब्रॉन्ज मिला। ये किस में पार्टिसिपेट किया था? इन्होंने रेसलिंग में, फ्री स्टाइल रेसलिंग ना, फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में। क्या हो रहा है ये? रेसलिंग इवेंट में इनको जो है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में इनको जो है ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेसिकली? हमने पैरा ओलंपिक्स में देखा कि, सॉरी, ओलंपिक्स में देखा, मेन ओलंपिक्स कहां पर हुए? पेरिस में। कितने मेडल्स दिए गए? 6 मेडल्स दिए गए। इंडिया का मेडल रैंक कितना रहा? 71st। इसमें सिल्वर जो है एक नीरज चोपड़ा जी को मिला। नीरज चोपड़ा किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ये आप सबको पता है, जैवलिन थ्रो में, ठीक है। उसके बाद मनु भाकर जी को बेसिकली 2 मेडल मिले यहाँ पर, दोनों ब्रॉन्ज। एक तो इंडिविजुअली इनको मिला, और दूसरा इन्होंने सरबजोत सिंह जी के साथ मिलकर, जो बेसिकली कौन सा इवेंट है? पिस्टल इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इनको मिला, ठीक है, शूटिंग के लिए। फिर स्वप्निल कुसाले जी को 50 मीटर जो है राइफल में ही मिला, तो ये मेंस में मिला इनको। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम को, मेंस हॉकी टीम को हमारे ब्रॉन्ज मेडल मिला, और अमन शहरावत जी को ब्रॉन्ज मिला, क्योंकि ये फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इतनी चीज आपने याद रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे लिए रेलिवेंट थी फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बट मुझे लगता है वो कवर नहीं हो पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। चलो एक आधा कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे फिर ये नहीं लगे ना आपको कुछ रह गया। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स, ठीक है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें 2030 तक पूरे करने। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स एक निकालता है। पहली बात तो कौन निकालता है? ये इंपॉर्टेंट है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग निकालता है। कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ठीक है। 10 साल पूरे हो गए नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 में आया था, ठीक है, और 10 साल पूरे हो गए अभी उसको 2025 की जनवरी में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें ये जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी रही है? इंडिया का ओवरऑल एवरेज रहा है 71, ठीक है। 2023-24 का इंडिया का ओवरऑल एवरेज कितना रहा है? 71। देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का निकला अभी, ठीक है, उसमें कौन निकालता है? नीति आयोग। इंडिया का एवरेज कितना रहा है? 71। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आपको पूछेगा, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही है हमारी? एक रही है केरला स्टेट, और दूसरी रही है उत्तराखंड। कौन सी? उत्तराखंड और केरला रही। और वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन रही है? बिहार। वर्स्ट कौन रही है? वर्स्ट में रही है बिहार। ये चीज आपने याद कर लेनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपने याद रखना इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालती है। और 71st इंडिया का एवरेज था। बेस्ट परफॉर्मेंस केरला प्लस उत्तराखंड, और वर्स्ट जो है वो बिहार रहा है, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप
लिखते नहीं हो। अच्छा देखो यार, मैं साथ में बोल रहा हूँ, आपको अपने वे में लिखना है अच्छे में। अब उत्तराखंड तो सबको लिखना आता है, केरला सबको लिखना आता है, तो आप लिख सकते हो ना ये चीजें, ठीक है। इसमें अगर उल्टा सीधा हो जाता है तो उसमें टेंशन मत लिया करो। आपको एग्जाम में वहां पर ये इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम नहीं है कि आपको पूरा स्पेलिंग ठीक करना, आपको जस्ट एक ऑप्शन देखना और टिक करके निकलना होता है, ठीक है। अभी आपको पता है एक चीज और बता दें, लास्ट जस्ट लास्ट, उसके बाद बाकी कल करेंगे। देखो आईसीसी, कल या परसों इसमें वापस में रिवीजन लेक्चर लाऊंगा। तो आईसीसी जो बेसिकली मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। किसने होस्ट करवाया था 2024 में? किसने? यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर करवाया था ना, यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। सबको पता है कौन जीता था? इंडिया जीता था, सबको पता है। तो इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिया ने किसको हराया था फाइनल में? साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है। अब ये पूछा क्या जा सकता है, मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला था, ये आप सबको पता होगा। बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? प्लेयर ऑफ सीरीज किसको मिला था? तो जसप्रीत बुमराह को मिला था। किसको मिला था? जसप्रीत बुमराह को मिला था। तो ये नाम याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये नाम याद कर लेना। कुछ नहीं है, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2024, यूएसए और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया, इंडिया जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को मिला। सबसे ज्यादा रन जो है बेसिकली गुरबाज ने मारे थे अफगानिस्तान टीम के, और सबसे ज्यादा विकेट भी अफगानिस्तान टीम के। और अर्शदीप सिंह इंडिया ने ली थी 17 विकेट। इंडिया का अर्शदीप सिंह था जिसने 17 विकेट ली थी, और बेसिकली अफगानिस्तान का प्लेयर था फजल हक फारूकी, उसने भी 17 विकेट ली। तो मोस्ट विकेट्स इनको मिला, बट वो नहीं पूछेगा, मुझे लगता है प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा जा सकते, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के लिए। ऑल्दो और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने लाए थे आपके लिए, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चीजें दिमाग में उतनी ही पढ़ो जितनी अभी फिक्स होकर बैठ जाए। बाकी कोई बात नहीं, इसमें कुछ कुछ रह गए करंट अफेयर 10-15 इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ 15-20 और इंपॉर्टेंट जोड़ के एक और सेशन लेके इसको मैं क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो बाकी आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमारे, ध्यान से सुनो यार, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेली करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट अपलोड हो रहे हैं, आप उनको जाके देखो, फ्रीली अवेलेबल हैं, क्या जाता है देखने। और बाकी कुछ बच्चे मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो आप सिंपली गूगल में जाओ और लिखो अवेकनिंग classes.in, तो वहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट के सेक्शन में फुल एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एट अफोर्डेबल प्राइस। आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है। वहां पर जाके आप इंपॉर्टेंट एग्जाम और टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया तो डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। 2 मिनट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। पहला राइस एटीएम, नाम अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, कहां पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में। डायबिटीज बायो बैंक के बारे में बताया, कहां पर खुल रहा है? चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। और जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट, जिसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में एनटीपीसी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन आईआईटी मद्रास करवा रहा है, ये चीज याद कर लेना, ठीक है। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की सीएम बनी है, शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूंसी जीती थी। उसके बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश, ये नाम आप याद करोगे, ठीक है। फिर पैरा ओलंपिक्स पेरिस में हुए, 29 टोटल मेडल इंडिया ने जीते, 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें इंडिया की मेडल टैली कितने। अवनील लिखारा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह, ये नाम आप याद कर लोगे जिन जिनको गोल्ड मिले, और किस किस फील्ड में ये खेलते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो रहा है, जिसमें क्या हमारे बोन मैरो में बेसिकली इनफ प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है बेसिकली किसके लिए? ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। और पहला वीनस मिशन हम 2028 में वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 जो है लॉन्च करेंगे, और हमने ये भी बोला कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल जो है 2028 में लॉन्च कर देंगे। 45th चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, उसमें इंडिया ने जीता दोनों ओपन और वुमेन कैटेगरी में, ये भी आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट करंट है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट जो है श्रीनगर को भी मिला, इससे पहले 3 जयपुर, ममल्लापुरम और मैसूर को मिल चुका है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देती है। फिर विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गोविंद राजन जी को मिला, और विज्ञान टीम अवार्ड चंद्रयान 3, इसको छोड़ के बाकी जैसे उसमें श्री होता है, विज्ञान श्री भी मिला है, तो वो विज्ञान युवा को श्री भी मिला है, तो वो आपको याद नहीं रखने, वो तो बहुत नाम है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 70 दिए गए। बेस्ट फीचर फिल्म जो है आतम रही, एक्टर ऋषभ शेट्टी रहे, एक्ट्रेस जो है नित्या मेनन, मानसी पारेख, और डायरेक्टर जो है सूरज बरजात्या का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। लद्दाख में 5 नई डिस्ट्रिक्ट अनाउंस की गई, ले करके पहले थी, फिर यंस्कर, द्रास, नुब्रा, शम और छंगतान। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन थी, अब उसकी जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कब? ये यार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं केएस का प्रीलिम्स देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, केएस का एक बार प्रीलिम्स देख लेना, उसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिलेगा, बट वो थोड़े ऐसे टफ थे, इतना टफ मुझे लगता नहीं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आएंगे हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट वाले एग्जाम जो पीछे वाला एग्जाम था वहां से डायरेक्ट पूछते हैं, तो जेके पीएससी वाले एग्जाम में थोड़ा स्टेटमेंट वाइज किया हुआ था। तो वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि बेसिकली फाइनेंस कमीशन कब से कब तक होगा, कमेंस कब होगा,
तो वैसे ही एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछा जाए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से स्टार्ट होगी, तो 1 अप्रैल 2025 में। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 50% आपका बेसिक पे लास्ट ईयर जो आपने सैलरी ली होगी वो मिलेगा एज फिक्स्ड पेंशन, बट आपको एटलीस्ट 25 साल तो की होनी चाहिए। बट अगर आपने मिनिमम 10 साल सर्विस किया तो आपको 10,000 मिलेगा, और फैमिली पेंशन जो है 60% मिलेगी, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोइडम्स असम के अहोम किंगडम के, उनको ऐड किया गया। और सारा टेंपल इससे पहले थे शांति निकेतन 41 नंबर पे थे, ठीक है, अभी 43 हैं। फिर एससीओ की समिट अस्ताना कजाकिस्तान में 2024 की हुई, 23 की इंडिया में, 25 की चाइना में होगी। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल जो है वो कहां पर बनेगा, महाराष्ट्र में, और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो बेसिकली पीएम मोदी ने रखा, और प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है। फिर हमने ओलंपिक्स के बारे में बात करी, पेरिस ओलंपिक हुए, 71 नंबर के थे, इसमें 6 मेडल इंडिया को मिले। इंडिया की मेडल टैली में 71 नंबर था, ठीक है, सॉरी। एक सिल्वर मिला नीरज चोपड़ा जी को जैवलिन थ्रो में। फिर ब्रॉन्ज मिले 5, जिसमें मनु वाकर को इंडिविजुअली मिला और सरबजोत सिंह के साथ भी मिला, ठीक है। स्वप्निल कुसदे को मिला, उसका इंडियन हॉकी टीम को मिला, अमन शरावत को मिला फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 का इंडेक्स देखा, कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग। इंडिया का एवरेज स्कोर 71, बेस्ट परफॉर्मेंस केरला उत्तराखंड, वर्स्ट बिहार, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में हमने देखा, इंडिया साउथ अफ्रीका को बेस्ट किया, कहां पर हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है जसप्रीत बुमराह जी को मिला। आज हमें इतने ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे। देखो एक बार मैं आपको बताऊं, जो चीजें मैं आपको पढ़ा देता हूं ना एक बार अच्छे से, मुझे वो चीजें नहीं बोलती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको पढ़ा के मुझे याद रह जाता, तो अगर आप सिंसियरिटी से उस चीज को सुनोगे तो मुझे लगता है आपको भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं थोड़ा लेक्चर अच्छे से सुन लिया करो। एक दो बार, एक तरीका होता है एक बार सुन लिया बाकी रिवाइज कर लिया, और एक तरीका होता है, और मैं करंट अफेयर्स के सेशन के लिए आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इसको 1-2 बार सुन लिया करो, ठीक है। जैसे एक अभी सुन लिया ना, एक 5-10 दिन का वापस सुन लेना, तो मुझे नहीं लगता फिर पेन डाउन करने की इतनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपको सच में ये इनिशिएटिव पसंद है, डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।